कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो गर्मी लग रही है, इसका काम है लगने का, तुम बस लगने दो, तुम्हारा काम पढ़ने का, तुम पढ़ लो ठीक है। हिमांशी का 48,000 आ गए। हिमांशी का नंबर आया था 48,000 में? नहीं आया था, अच्छा खुशबू का आया था। देखो मैंने आपके लिए कल समझाया था, बोलो मत, कल मैंने आपके लिए किडनी के बारे में बताया था, गुर्दे के बारे में, सही है, और बताया था कि ये मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। कैसा है? मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है। अब उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन है कि देखो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन है मानव के अवशिष्ट पदार्थ जो है हमारा यूरिन, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया हमारी उत्सर्जन कहलाती है। ये मैंने बता दिया है। मैं आज आपके लिए दो तो एक बार डेफिनेशन बताऊंगा और इसे खत्म कर देंगे फिर, ठीक है। अब उत्सर्जी अंग का काम कौन सा करता है? वृक्क। तो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारा वृक्क। सब ऑब्जेक्टिव के पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे कहते हैं इंग्लिश में हम किडनी। क्या कहते हैं? किडनी। अब ये पाई कहाँ पर जाती है? सबसे मुद्दे वाली बात तो ये है। और कितनी पाई आती है? ये एक जोड़ी पाई आती है। और कशेरुकु दंड जो होता है, ठीक है, उसके दोनों ओर स्थित होती हैं। कशेरुकु दंड जो होता है हिस्सा, इसके दोनों ओर स्थित होती हैं। हर मनुष्य में लगभग लगभग एक जोड़ी पाई जाएंगी। इनका आकार सेम के बीज के आकार की तरह होगा। कैसा होगा? सेम के बीज की आकार की तरह। ये 10 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर लगभग चौड़ी होती हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर मोटी होती हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। पुरुषों में इनका वजन होता है 130 से 160 ग्राम, और स्त्रियों में इनका वजन होता है 110 से 150 ग्राम, ठीक है। अब एवरेज आप अगर देखोगे 13 16 कितने होंगे? 29। 29 का आधा कितना होता है? 14.5। तो ये लगभग 145 ग्राम का बैठेगा पुरुष में, और स्त्री में कितना बैठेगा जा करके? 260, मतलब 130 ग्राम। ये मैंने आपके लिए बताया था, ठीक है, कि पुरुषों में इनका वजन 130 से 160 ग्राम, और स्त्रियों में इनका वजन 110 से 150 ग्राम तक होता है। इनका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। ये कत्थई या भूरे रंग के होते हैं, कत्थई या फिर भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपके लिए बताया था ये, अच्छा, एक तरफ अवतल एक तरफ उत्तल होता है। चलो मैं बता दे रहा हूँ डायग्राम बना करके। देखो बनवा तो दिया उस दिन, तो मैंने बड़ा अच्छा बनाया था, ऐसा लग रहा था कि निकाल के रख दिया हो। अरे यार ये इतना बुरा भी नहीं बनाऊंगा, ऐसी रफली बना दे रहे हैं आज, ठीक है। दूसरी वाली ये होती है यहाँ पर, इसके पास में ये लगा हुआ रहता है, एक यहाँ से निकल कर कहीं, मैं रफली बना रहा हूँ ऐसा ही, और ये किडनी यहाँ पर बनी हुई होगी, और दूसरी वाली यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे करके बनी हुई है। तो ये एक जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। और मनुष्य में इनका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है? सेम के बीज का। अब ये समझिए छोटी है बड़ी है, अरे इधर देख लो यार, कैसा होता है मनुष्य में? सेम के बीज के आकार का होता है। इसके अंदर कुछ जटिल संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अब कल कोई पूछ रहा था एक ही में पाई जाएंगी, पाई इसमें भी जाएंगी, लेकिन हमने बताया है कि हाँ, एक में हमने दिखा दी है, बाकी पाई दोनों में जाएंगी, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। वृक्क मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है, यहीं पर याद होना चाहिए। वृक्क मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसमें इसका कार्य रुधिर को छानना या फिर मूत्र बनाने की प्रक्रिया को संपन्न करना है। ये मनुष्य के कशेरुकु दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं।
एक जोड़ी लगभग लगभग किडनियां या फिर सॉरी एक जोड़ी लगभग नहीं, पूरे एक जोड़ी होंगे, ठीक है। एक जोड़ी मनुष्य के शरीर में किडनी पाई जाती है, वृक्क पाए जाते हैं। इनका आकार सेम के बीज के आकार का होगा, रंग कत्थई या भूरा होगा, और इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर लगभग, चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में इनका वजन 130 से 160 ग्राम और स्त्रियों में इनका वजन 110 से 150 ग्राम तक होता है। अब इनमें छोटी छोटी जटिल संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब उस नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन, हमारे शरीर में नेफ्रॉन ही एक ऐसा अंग है जो कि रक्त को छानेगा या फिर शुद्ध करेगा। यहाँ पे ये कहें, हमारे शरीर में नेफ्रॉन ही वह अंग है जो कि, बड़ी जल्दी आ रहा है, जो कि यूरिन का निर्माण करेगा। अब उस नेफ्रॉन की संरचना मैंने कुछ इस तरह से बनाई थी। ठीक है, ये वाली संरचना थी। तो एक किडनी में कई, पहली बात तो कई नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में कई नेफ्रॉन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। कुछ इस तरह से संरचना आपकी बनाई गई थी। इसके चारों तरफ नसों का जाल फैला रहता है, ठीक है। नसों का जाल इसके चारों तरफ फैला रहेगा, ये इससे मतलब चारों तरफ इसे नसें लपेटे रहेंगी। अब यहां पर एक संरचना पाई जाती है जो कि बोमेन संपुट कहलाती है। क्या कहलाती है? बोमेन संपुट कहलाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं का बहुत बड़ा गुच्छा बना होता है जिसे हम कोशिका गुच्छा कहते हैं या केशिका गुच्छ कहते हैं। इसे गेरुस लम भी कहते हैं, गेरुस लम, ठीक है। केशिका गुच्छा, ये छोटे छोटे प्याले होते हैं इसके अंदर ये रखा होता है संरचना के अंदर ऐसे करके। ये छोटे छोटे प्याले होंगे, इन्हें कहेंगे बोमेन संपुट। क्या नाम देंगे? बोमेन संपुट। ये जो हमारी होती है घूमी हुई है ये, तो ऐसे लग रहा है इसे सांप ने कुंडली बना दी हो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कुंडलीकृत। क्या कहते हैं? कुंडलीकृत। घूमी हुई है तो कहेंगे कुंडलीकृत, पास में पड़ रही है तो कहेंगे समीपस्थ। तो समीपस्थ कुंडलीकृत नलिका होती है ये। अब ये दूर पड़ रही है तो इसे क्या नाम देंगे हम? दूरस्थ, ठीक है। और ये भी घूमी हुई है, इसे भी क्या नाम देंगे? कुंडलीकृत, ठीक है। तो समीपस्थ कुंडलीकृत नलिका ये होती है दूरस्थ कुंडलीकृत नलिका। इसे हम कहते हैं संग्राही नलिका, नालिका। देखो होता क्या है, धमनिका से इस केशिका गुच्छ में रक्त आता है। धमनिका से इसमें क्या आएगा? रक्त। जो हम शरीर में हमारे ब्लड दौड़ रहा है वो धमनिका से कहाँ पहुंचेगा? केशिका गुच्छ में। अब केशिका गुच्छ जो होता है वो बड़ी छोटी छोटी महीन महीन जो नसें होती हैं उनका बना हुआ एक जाल होता है। केशिका गुच्छ छोटी छोटी महीन महीन नसों का बना हुआ एक जाल होता है, यह संरचना है, आपको गुच्छा होता है उनका, ठीक है। जब इनमें रक्त जाता है तो रक्त का दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ठीक उसी तरह से इनमें से रक्त निकलकर बाहर इस तरफ आ जाता है। जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हो, कपड़ा निचोड़ने से पानी बाहर निकल आता है, तो कपड़े में भी छोटे छोटे पतले पतले रेशे होते हैं, और इसमें की इसकी भी नलिकाएं कैसी होंगी? पतली पतली होंगी। तो पतली पतली नलिकाओं में जब रक्त पहुंचेगा तो दबाव बढ़ने के कारण वो छनकर कहाँ आ जाएगा? इन छोटे छोटे प्यालों में, जिन्हें हम बोमेन संपुट कहते हैं। इन प्यालों में वो रक्त एकत्रित हो जाता है। जब ये छनेगा रक्त तो इसमें पानी आएगा, ठीक है। इसमें क्या निकल आएगा? बाहर पानी। और जो रक्त जरूरी है वो कहाँ चला जाएगा? वापस शरीर में चला जाएगा। लेकिन जो रक्त छन करके गया है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व इसमें रह गए हैं, बहुत सारे पोषक तत्व रह गए। अब वो पोषक तत्वों के साथ पानी कहाँ बढ़ेगा? आगे की तरफ, यहाँ की तरफ। जब वो यहाँ पर पहुंचेगा कुंडलीकृत में, ठीक है, जब इस कुंडलीकृत में पहुंचेगा
तो इसके जो पोषक तत्व हैं वो हमारे चारों तरफ नसों का जो जाल फैला है उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे और कहाँ पहुंचा दिए जाएंगे, वापस शरीर में। तो यहाँ से जो नसें हैं वो रक्त में से जो पोषक तत्वों ने अवशोषित करके कहाँ पहुंचा देंगी, शरीर में। और फिर आता है नीचे वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं हेनले लूप। क्या कहते हैं, हेनले लूप। ये यू आकार की नली होती है और इसका काम है नमक और पानी की मात्रा का संतुलन बनाना। नमक ज्यादा है या कम है उसकी मात्रा को बैलेंस करके या फिर संतुलित करके रखेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका में। अब भी अगर कुछ ऐसे पदार्थ बचे हुए हैं जिनका अवशोषण नहीं हुआ है तो फिर से उनका अवशोषण नसों के द्वारा हो जाता है। मतलब फिर से जो जरूरी पदार्थ हैं वो हमारे फिर से ब्लड में, खून में जाकर के मिल जाते हैं। और बचा हुआ जो पानी है, बेकार वेस्ट जिसे हम यूरिन कहते हैं, वो संग्रही नालिका में एकत्रित हो जाता है। और यही नालिका पेल्विस से जुड़ी होती है या फिर श्रोण से जुड़ी होती है, इसे पेल्विस श्रोणी कहते हैं, ठीक है। यही नालिका बाद में, इसे हम कहते हैं मूत्र नालिका, ठीक है। यहाँ पर नेफ्रॉन की नालिका होगी संग्रही नालिका, इससे होती हुई कहाँ आ जाती है, ये मूत्र नालिका के द्वारा ये कहाँ पर एकत्रित हो जाता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है मूत्र। और समय समय पर जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा दीवारों पर, और प्रेशर बढ़ने से समय समय पर ये क्या कहाँ निकाल दिया जाता है, वेस्टेज बाहर निकाल दिया जाता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक काम है, ये कुंडलीकृत ही क्यों है भाई, सीधी हो लेती है ऐसे करके, ठीक है, तब भी इसकी चारों तरफ नसें फैली हुई होती, और नसें फैली होती तब भी इसे सोख लेते। अब से जो जरूरी चीजें रह गई हैं वो भी इसे सोख ली जाती तब भी। लेकिन इसके कुंडलीकृत होने का एक फायदा ये है कि यहाँ पर जो हमारा वेस्टेज है, जो हमारा यूरिन बन रहा था, फिल्टर, इसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, जो यहाँ पर होता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट, क्योंकि यूरिन पूरी तरह से भी बन नहीं पाया है, ठीक है। तो यहाँ से जो घूम रहा था, अब यहाँ पर घूमने से उसे यहाँ पर रहने की जगह ज्यादा मिल जाएगी, मतलब ज्यादा देर तक वो रुक जाएगा। सीधा रास्ता होता तो तेजी से निकल जाता, अब वो यहीं पर घूमता रहेगा तो उसे यहाँ पर रुकने का समय कैसा मिलेगा, ज्यादा। ज्यादा समय होने के कारण इनको अवशोषित करने का, उसमें से पोषक पदार्थों को निकालने का समय कैसा मिलेगा, ज्यादा। और ज्यादा टाइम तक रुकने के बाद ये अवशोषित आसानी से, मतलब ज्यादा टाइम तक जब रुकेंगे, ठहरेंगे, तो इन्हें आराम से, सुकून से ही अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा, फिर यू आकार की नली में भेजेगा। नमक और पानी की मात्रा का क्या करेगा, ये बैलेंस बनाएगा। फिर कहाँ भेजेगा इसे, दूरस्थ में। अब दूरस्थ में भी क्या होता है, अवशोषण होता है, जो पोषक तत्व हैं वो दूरस्थ नलिका से भी खींच लिए जाते हैं इस ब्लड में, ठीक है। तो दूरस्थ में भी आप देख रहे हैं ये मुड़ी हुई है। अब ये भी क्यों मुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रक्त, सॉरी, फिल्ट्रेट ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा देर तक रहेगा तो अवशोषण आसानी से हो जाएगा। और रुकता ही नहीं अगर, तो अवशोषण कहाँ से करते, पोषक तत्व उसमें से कहाँ से निकालते, ठीक है। और फिर कहाँ, ये इसमें जाकर स्टोर होगा और चला जाएगा। मैं लास्ट बार बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी तंत्र वृक्क या किडनी है। ये मनुष्य में एक जोड़ी पाए जाते हैं जो कि कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। इनमें से इनका वजन, वृक्क का वजन लगभग 130 से 160 ग्राम पुरुषों में, 110 से लेकर 150 ग्राम तक स्त्रियों में होता है। ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे, 5 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। लगभग लिखोगे, ठीक है। अब आप डायग्राम बनाओगे ये वाला, तो इस डायग्राम में आप क्या लिखोगे कि यह दो होते हैं, ठीक है। सेम के बीच के आकार के होते हैं, कत्थई या भूरे रंग के होते हैं। इनमें असंख्य मात्रा में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जब इनमें रक्त जाता है तब नेफ्रॉन देखो क्या काम करता है, जब इनमें रक्त जाता है तब धमनिका के द्वारा रक्त केशिका गुच्छ में पहुंचता है। केशिका गुच्छ क्या है, केशिका गुच्छ महीन महीन कोशिकाओं का बना हुआ एक समूह है, एक गुच्छा है, जिसमें जब रक्त जाता है तो दबाव के कारण वो रक्त छन जाता है और नीचे हमारे छोटे छोटे प्याले लगे होते हैं जिन्हें हम बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुटों में इस रक्त का छना हुआ भाग एकत्रित हो जाता है और एकत्रित होने के पश्चात ये समीपस्थ कुंडलित नलिका में जाता है, जिसे हम फिल्टरेट कहते हैं। क्या कहते हैं,
फिल्ट्रेट समीपस्थ कुंडलित नालिका में जाएगा। समीपस्थ कुंडलित नालिका कुंडलित होती है मतलब घूमी हुई होती है, जिसमें ज्यादा देर तक फिल्ट्रेट ठहर सकता है। इसके चारों ओर नसों का जाल फैला रहता है, ठीक है, जो कि अवशोषण, आप नसों कहोगे या कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, ये लिखना, ठीक है, मैं नस कह रहा हूँ, आप कोशिका लिख देना। कोशिकाओं का जाल फैला रहता है जो कि इसमें उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके रक्त में मिला देता है। फिर ये युवाकार की नली में जाएगा, जिसे हम हेनले लूप कहते हैं। ये नमक और पानी की मात्रा को नियंत्रित करेगा। फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाएगा, जिससे कोशिकाएं पुनः बचे हुए पदार्थों का अवशोषण कर लेती हैं। और जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है उसे हम यूरिन कहते हैं। यूरिन हमारा संग्रही नालिका में जाता है और श्रोणि और पेल्विस के द्वारा यह यह नलीय मार्ग द्वारा होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। जब बहुत ज्यादा दबाव दीवारों पर बढ़ जाता है तो उस समय 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 पर इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। अब ये बताओ, ये ऐच्छिक क्रिया है अनैच्छिक क्रिया है? ठीक है, ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया है। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा।